नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तर प्रदेश में इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के जिस तरह के स्टैंड दिखाई दे रहे हैं उसे देखते हुए माना जा सकता है, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं या फिर विपक्ष की तरफ से, उन मुद्दों पर जनता को कैसे अपने फेवर में, अपने पाले में करने की बड़ी कवायद अलग अलग पार्टियों की होगी। ये तो अपना एक अलग तरह का विषय होगा। लेकिन अगर पूरे इस वक्त चुनावी मौसम की बात करें तो जहां ठंड का मौसम है, तो लेकिन देखिए सियासी और चुनावी तापमान में पूरी तरह से वो बढ़ता जा रहा है। कोरोना बढ़ता जा रहा है, इसके बावजूद चुनाव की चर्चा उसके साथ ही और तेज होती जा रही है। बड़ी तरह बहुत सारी बातें हो रही है, बड़ी जिम्मेदारी भी साथ में आ रही है कि कोरोना के रहते हुए चुनाव को संपन्न कैसे कराया जाए। क्या सभी पार्टियों की ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि कोरोना के वक्त में, क्योंकि वक्त का ये तकाजा है कि कोरोना के वक्त में हम सभी को मिलकर इस कोरोना की चुनौती को हराना है। चुनाव अपनी जगह पर है, चुनाव भी जरूरी है, लेकिन इसके उससे पहले जो बड़ी चुनौती सामने आई है इसका भी सामना बहुत ही अलग तरीके से करना होगा। चुनाव आयोग के कुछ नियम कायदे जो आने वाले हैं उसका इंतजार है। साथ ही साथ इस वक्त देश में जो सियासत चल रही है, जो चरम पर पूरी तरह से है, उसका तापमान कैसा है, उसका पारा कैसा है, उसमें कितनी गर्मी है, क्या कुछ घमासान चल रहा है, क्या कुछ बयानबाजियां चल रही हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। चुनाव से पहले चरम पर सियासी तापमान। बीजेपी जिन्नावाद परिवारवाद पर हमलावर। विपक्ष योगी की विकास मॉडल को बता रहा फेक। यूपी में इस बार चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। चुनावी मैदान में तो पार्टियों की भरमार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब मुकाबला सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच में है। जाहिर है दोनों के पास एक दूसरे पर हमला करने के बहुत सारे मौके भी हैं। जहां बीजेपी परिवारवाद जिन्नावाद के साथ साथ छापेमारी में जब्त नोटों का हिसाब मांग रही है, वहीं विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी योगी की विकास मॉडल को फेल बता रही है। कोरोना की बढ़ती चुनौती के बीच भी सियासी घमासान में कोई कमी नहीं है। कोरोना में भी चरम पर सियासी तापमान उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। परिवारवाद जिन्नावाद कैशवाद पर बीजेपी का हमला। योगी विकास मॉडल पर विपक्ष है हमलावर। जिन्ना का जिंदा कर सपा घिरती नजर आ रही है। परिवारवाद के मुंह से कांग्रेस निकलना नहीं चाहती। चुनाव से पहले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का बढ़ता हुआ पारा साफ तौर पर देखा जा सकता है। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात तय है, ठंड के मौसम में कोरोना की चुनौती में कोई भी पार्टियां पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन सभी को सोचना होगा कि असली मुद्दा अब तो कोरोना ही है। बाकी पर राजनीति कितनी भी कर लें, लेकिन वक्त का तकाजा है कि कोरोना पर सियासी नहीं बल्कि असली प्रहार सभी को मिलकर करना होगा। वैसे इंतजार है कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या नियम कायदे बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। वाकई में इंतजार है कि क्या कुछ नियम कायदे बनाए जाने चाहिए, क्योंकि कोरोना की चुनौती बढ़ रही है। इसके अलावा सियासत भी काफ़ी गर्म होती जा रही है, क्योंकि चुनाव है तो रैलियां, जनसभाएं, तमाम तरह की मीटिंग्स, बैठकें, ये सब जो लगातार हो रही हैं उससे एक बड़ा डर, एक बड़ा खतरा भी पैदा हो रहा है। साथ ही साथ इसके बाद भी अगर अलग अलग पार्टियों के दावों की बात करें तो अपनी अपनी जगह पर उनके अपने दावे हैं, उनके अपने प्लैंक्स हैं, मुद्दे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे और कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रेश कुमार, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्रेश कुमार जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अरविंद विद्रोही जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद विद्रोही जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। शौकत अली जी इस वक्त हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। शौकत अली जी, आपका स्वागत है। आर.के. मिश्रा जी इस वक्त हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। आर.के. मिश्रा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जैनेन्द्र प्रताप सिंह जी इस वक्त हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता। बहुत बहुत आपका स्वागत है जैनेन्द्र। सबसे पहले विद्रोही जी के पास चलते हैं। विद्रोही जी, खूब बयानबाजियां हो रही हैं, कोरोना बढ़ता जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है,
लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान उसी रफ्तार से चुनावी घमासान भी बढ़ता दिख रहा है। चुनावी चर्चे कम नहीं हो रहे हैं, कोरोना की चर्चा भी कम नहीं हो रही है, चुनाव आयोग का इंतजार है, लेकिन सब कुछ बड़ा बड़ा अनक्लियर जैसा दिख रहा है विद्रोही जी। बड़ा अनक्लियर जैसा लग रहा है कि करें तो क्या करें, पार्टियां भी करें तो क्या करें। गौरी जी, चुनाव आयोग के सामने तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पांचों राज्यों के राजनीतिक दलों ने लिख के दे दिया कि हमें समय पर चुनाव चाहिए। और कोविड-19 का संक्रमण WHO ने जब कहा 23-24 तारीख को तीसरी लहर का डेल्टा और ओमिक्रॉन के साथ मिलकर सुनामी आएगी, ये WHO का बयान आया जी। तब से मैंने लगातार भी लिखना शुरू किया, अपील भी की कि नहीं चुनाव टालिए, रैलियां रद्द करिए। लेकिन चुनाव आयोग के सामने जो लोगों ने कहा, सारे राजनीतिक दलों ने, उससे तो यही साबित होता है कि भारत के राजनीतिक दलों के भारत के जन स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, उनको सत्ता में वापसी या सत्ता की प्राप्ति की चिंता ज्यादा है। जनता के हित का केवल दिखाना है, लोकतंत्र को अपनी सत्ता पाने का जरिया बनाना है राजनीतिक दलों की इच्छा। अब बात उठती है मतदाता कि हम लोगों की अपनी रक्षा आप करो, शिव शक्ति का जाप करो, मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए और सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज को जीवन में हम नहीं अपना सकते हैं। बाहर निकलेंगे तो कोई ना कोई बगल में रहेगा, ये बिल्कुल जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये हम कैसे पालन करेंगे। रैलियां हो रही है, आप देख रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के तो तमाम राजनीतिक दलों के परिजन वो संक्रमित हो चुके हैं, वो क्वारंटाइन कर चुके, दिल्ली मुख्यमंत्री कर चुके, तो बचा क्या है। 1000 लोग जब संक्रमित हो जाएंगे किसी जिले में, तब आप वहां पर और पाबंदी बढ़ाएंगे। बम्बई देख रहे हैं, दिल्ली देख रहे हैं, दिक्कत सरकार अरविंद विद्रोही जी, दिक्कत देखिए, दिक्कत एक और दिक्कत आ रही है, एक और दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है मेरी बात से आप सहमत होंगे। बड़ी दिक्कत ये भी आ रही है कि हम लोग आजकल जब सवाल पूछ रहे हैं, माइक जब नेताओं के पास ले जाते हैं, तो जैसे ही माइक लगाते हैं वैसे ही उनकी तरफ से परिवारवाद, जिन्नावाद, समाजवाद, कैशवाद, है ना, फला ठिकान, बहुत सारी चीजें उनकी तरफ से कही जाती है। लेकिन हम लोग दरअसल पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये सब तो ठीक है, कोरोना सबसे बड़ा मुद्दा है, कुछ बोलिए ना इस पर। कोरोना पर कैसे चुनाव में रैलियां, जनसभाएं, इस पर कुछ कंट्रोल होगा या फिर ये सारे शब्द एक के बाद एक आप बोलते ही रहेंगे और हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा। दरअसल क्या लगता है विद्रोही जी कि पार्टियों की मजबूरी है, चुनाव है इसलिए ये सारी बातें बोलनी है, या फिर डर ही नहीं है, खतरा ही नहीं है, चुनाव टल जाएगा, इसके बाद देखा जाएगा कोरोना का क्या मामला बनता है? ये लापरवाही है क्या? मैं तो लगातार मैं लिख रहा हूँ बहुत, अब क्या राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, कोई इस समय 1.5 साल में साबित हो गया, राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, जनहित के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर जनता की बलि चाहिए। जो राजा का मन होगा, राजा सत्ता प्राप्ति के लिए राजाओं के गुट लड़ जाते थे, युवराजों के गुट लड़ जाते थे। आज लोकतंत्र में राजनीतिक दलों ने, वो एक आदमी, एक राजनीतिक दल नहीं कह रहा, जिसको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ना हम एक सीट पाए थे, ना एक सीट पाएंगे, वो भी चुनाव आयोग से कह रहा है कि चुनाव चाहिए। किसी को संक्रमण बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। सत्ता क्या विपक्ष, कोई नहीं कह रहा है कि संक्रमण जब तक न टले तब तक वैश्विक महामारी खत्म। कोई नहीं कह रहा सर, कोई नहीं कह रहा। हम लोग तो सवाल पूछते पूछते थक गए, और कल अभी पिछले 2-3 दिन से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन रैलियों पर खूब चर्चा हो रही है, जनसभाओं पर खूब चर्चा हो रही है, बैठकों पर खूब चर्चा हो रही है। आर.के. मिश्रा जी के पास चलते हैं। आर.के. मिश्रा जी, परिवारवाद, जिन्नावाद, इतने हमले आप लोगों की तरफ से हो रहे हैं विपक्षी पार्टियों के ऊपर, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ठीक है, सरकार की जो मशीनरी है, जो मैकेनिज्म है, उसके हिसाब से चीजें चल रही हैं, लेकिन बढ़ तो रहा है ना सर, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। कैसे चुनाव करा लिया जाएगा? कैसे इसी हालात में कैसे चुनाव होंगे? तो अभी परिवारवाद, जिन्नावाद और फला ठिकान जितनी चीजें हैं, इसको तो बंद करके सबसे पहले कोरोना पर बात करनी होगी। आर.के. मिश्रा जी, क्या स्टैंड है सर? सरकार का स्टैंड बताइए, चूंकि अब जाना बेहद जरूरी हो गया है। बिल्कुल गौरी शंकर जी, जिस तरह से परिस्थिति है, कोरोना का जिस तरह से वेरिएंट जो संक्रमण है जो फैल रहा है, और उसका जो डर है वो बहुत ही ज्यादा ही संक्रामक और बहुत ही चिंता का विषय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब चुनाव आयोग की तरफ से 13 सदस्यीय टीम जब गई थी, तो हर एक राजनीतिक दलों ने उनके सामने में अपनी बात रखी, और जो राजनीतिक
जो मजबूरियां थी या जो भी कहें या संवैधानिक मजबूरियां कहें, जैसे भी हो, चुनाव आयोग ने पूरी तरह से उनके सामने बात रखी और राजनीतिक दलों ने भी अपनी बात रखी, क्योंकि संवैधानिक कुछ मजबूरियां भी है, जो कंडीशंस होते हैं, किस किस स्थिति में चुनाव को टाला जा सकता है, ये भी बातें हुई, ये भी डिस्कस हुआ। लेकिन अब ये है जो कि अगर मान लीजिए पक्ष हो या विपक्ष, हर एक को आप अभी जैसे आज का मैं अपडेट अगर दे रहा हूं तो शायद 9 तारीख की जो लखनऊ की रैली प्रधानमंत्री जी की थी वो शायद रद्द हो गई है, खास करके कोरोना की वजह से। जिस तरह से वहां पर जो संक्रमण बढ़ने का जो दर हुआ है उत्तर प्रदेश, यही सब तो जानना है सर, यही सब तो जानना है, ताकि जनता को लगे कि यहाँ सरकार के साथ साथ पार्टियां भी पूरी तरह से इस बात को लेकर बहुत ही गंभीर है। बिल्कुल बहुत ही गंभीर शंकर जी। अभी हमने कांग्रेस का भी देखा, जो कि मैराथन शायद उन्होंने कैंसिल कर दिया है, ये भी हमने देखा है वहां पर। तो निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसी पार्टियां इसी को गंभीरता से ले रही है, ऐसा नहीं है जो कि नहीं ले रही है। पक्ष विपक्ष दोनों इस महामारी के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए अपने रैलियों के ऊपर में अपने जो कार्यक्रम है उसको धीरे धीरे उसको कम करने की भी कोशिश कर रहे हैं और रद्द करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है संवैधानिक मजबूरियां जो चुनाव आयोग के पास है, निश्चित तौर पर देखिए एक समय के अंदर में ही उस चुनाव कराया जाए, और हर एक राजनीतिक पार्टियां इस चीज को कह भी रही है। लेकिन कुछ एक परिस्थिति में जो चुनाव को टाला जा सकता है महीने 1.5 महीने के लिए, वहां पर क्या है तो 14 मार्च के बाद 14 मार्च शायद ये कार्यकाल चले, मैं बिल्कुल मैं इस विकल्प पर आऊंगा। मैं थोड़ी देर के बाद विद्रोही जी से पूछूंगा कि दरअसल क्या किया जाना चाहिए। मजबूरियां भी हैं, संवैधानिक मजबूरियां कह लें, या फिर इस वक्त एक ऐसी जरूरत है और उस ऊपर से कोरोना है, तो क्या किया जाना चाहिए। क्या एक दूसरे के ऊपर हमले जो लोग कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप जो कर रहे हैं, इससे बच करके कोरोना की चुनौती से कैसे लड़े, इसके लिए क्या उपाय किया जाए। चूंकि 3-4 महीने का वक्त है और इसी वक्त में कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ेगी, इस तरह की आशंका पहले से जाहिर की जा रही थी, जैसा कि विद्रोही जी ने कहा। इसके बावजूद ना तो पार्टियां और सरकार, ठीक है मैकेनिज्म के हिसाब से काम चल रहा है, इसके बावजूद 60,000 केसेस तकरीबन 24 घंटे के अंदर आ चुके हैं। 60,000 केसेस लगभग, है ना, टच करने जा रहे हैं। 60,000 का मतलब बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, इसे बढ़ते देरी नहीं लगेगी। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शौकत अली से पूछेंगे। शौकत अली जी, अगर आप रैली नहीं करेंगे, जनसभाएं नहीं करेंगे, तो क्या मतलब उसको करना जरूरी है, उसको करके ही बताएंगे कि योगी का विकास मॉडल फेल है तभी लोग बिलीव करेंगे, या अगर रैली ना करेंगे, जनसभाएं ना करेंगे, तभी आप अपनी बात जनता के बीच में पहुंचा सकते हैं। आप गौरी शंकर जी, तमाम राजनीतिक पार्टियां आज रैलियों कार्यक्रम रद्द करने का काम कर रहे हैं। हम लोग भी कोशिश ये कर रहे हैं कि तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो रद्द हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल सिर्फ इस बात को है कि पिछले वेरिएंट से, कोरोना काल से पिछले कार्यकाल में अभी तक लंबा 1 साल का गैप रहा लगभग, सरकार ने क्या सीख ली। तमाम लाशें हम लोगों ने देखी हैं। अब क्योंकि सरकार को मुखर होकर एक बात कहनी चाहिए, तो मुझे बड़ी उम्मीद से मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, मुझे लगा कि वो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या और तैयारियां कर ली हैं। 1 साल का लंबा गैप होता है, पिछले मार्च लेके मार्च आने वाला है, 2-3 महीने बचे हुए हैं। तो मैं बड़ी उम्मीद से उम्मीद लगा के सुन रहा था, मुझे लगा ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये व्यवस्था कर ली है, ऑक्सीजन की ये व्यवस्था कर ली है, हॉस्पिटल की ये व्यवस्था है हमारे पास, मेडिकल की ये व्यवस्था है हमारे पास, बेड की ये व्यवस्था है हमारे पास। मैं बड़ी उम्मीद से ये चीज सुनना चाह रहा था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए वो राजनीतिक चीजों को इधर उधर। उत्तर प्रदेश की आवाम ये बड़ी उम्मीद लगाए सरकार की तरफ देख रही है, आस भरी उम्मीद से देख रही है कि हो सकता हो उत्तर प्रदेश की सरकार आज ये बताने का काम करेगी कि हम क्या काम कर रहे हैं सरकार में। उत्तर प्रदेश में तीसरा वेरिएंट आने की आशंका जब दूसरी लहर चल रही थी, तब भी इस बात का जिक्र हो रहा था बार बार कि तीसरी लहर आएगी और बहुत भयानक तरीके से आएगी। दुर्भाग्य था, सरकार चुनाव की तैयारी तो कर रही थी, चुनाव की तैयारी में पूरी भरसक प्रयास में लगी हुई थी, लेकिन तीसरा वेरिएंट जो आने की आशंका जताई जा रही थी, उस पर क्या काम कर रही, आज तक बताने का काम नहीं किया। आपको पिछला कोरोना काल याद होगा गौरी शंकर जी, तमाम लोगों ने अपनी जानें गंवाई और सदन में कई लोगों ने खड़े होकर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया था कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे पूछना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ मुझे इतना बताए कि आज
जो तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही, सरकार उस पर क्या तैयारी कर रही और अभी तक कितनी तैयारी पूर्ण हो सकी, जिससे उत्तर प्रदेश के दर्शकों को यह पता चल सके। गौरीशंकर जी, अब आशंका नहीं बोली, उत्तर प्रदेश के दर्शकों को यह पता चल सके, उत्तर प्रदेश के आम जनमानस को यह पता चल सके कि सरकार ने सच में क्या काम किया है और क्या तैयारी है हमारी। चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल चल रहा था, इस सवाल का जवाब मिश्रा जी से पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, और मिश्रा जी को जवाब देना भी चाहिए कि क्या तैयारियां हैं। हम लोग जो डिबेट करें इसका मतलब क्या है, सर यही ना कि जनता के बीच में हम लोग ऐसी जानकारी को जनता के बीच में लेकर जाएं ताकि उनको समझ में आए कि सरकार क्या कर रही है, पार्टियां क्या कर रही हैं। चलिए चंद्रेश कुमार जी के पास हम आते हैं। चंद्रेश कुमार जी, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कई जो एक बड़ा फैसला था आपकी तरफ से, जो बाकायदा आप लोगों ने जिसको रद्द करवाया, वो बड़ा अच्छा है, हर लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं जानना चाहता हूं चंद्रेश, इसके बावजूद कई जगहों पर अभी रैलियां होनी है आप लोगों की। अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी प्रियंका गांधी की रैली होने वाली है, उसके बारे में कोई अपडेट अभी तक नहीं आया। कोरोना को लेकर कांग्रेस पार्टी खुद अपने लेवल पर क्या कर रही है, कैसे चुनाव प्रचार कर रही है, क्या उसका तरीका है इस वक्त उत्तर प्रदेश में? हम लोग इस बात को जानना चाहते हैं ताकि क्या कर रहे हैं, समझ में तो आए कि कैसे मिल रहे हैं लोगों से, बैठ के कर रहे हैं, कितने लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, जनसभा की क्या रूटीन है, किस तरह का कार्यक्रम है, बताइए सर। चंद्रेश जी, देखिए, मैं विद्रोही जी की बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था और उन्होंने जिस प्रकार से राजनीतिक दलों के मुंह पर तथ्यात्मक तरीके से तमाचा मारने का काम किया, उनके सामने मैं सर नतमस्तक करता हूं और ये होना चाहिए। आज का विषय राजनीतिक नहीं है, इसलिए टीका टिप्पणी राजनीतिक न करके हमें लोगों के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। ये जनहित का विषय है। कोरोना का दूसरा लहर, कोरोना का पहला लहर, वो भयावह स्थिति हम सब ने देखी। हम सब ने अपने किसी प्रियजन को जरूर खोया है और अब हम खोने की स्थिति में नहीं है। निर्वाचन आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को इस नहीं, एक मिनट मानते हुए चंद्रेश जी मुझे बताएं, मेरे सवाल, भाई साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। ये तो ज्ञान हो गया ना चंद्रेश जी, मैं ज्ञान सुनने के लिए थोड़े बैठा आया हूँ आपको। बात आप कहिएगा, सुनिए तो मैं टू द पॉइंट बात करते हैं ना, समय कम रहता है, समय कम, टू द पॉइंट बात कीजिए। मुझे इस वक्त या उत्तर प्रदेश की जनता, सुनिए तो चंद्रेश जी, उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त इस बात को जानने में ज्यादा दिलचस्पी रखेगी कि कांग्रेस पार्टी, अलग अलग पार्टियों का चुनाव प्रचार किस तरीके से चल रहा है। 2 दिन के अंदर उन्होंने क्या परिवर्तन किया। उत्तर प्रदेश की नदियों में लाशें तैर रही थी और ये पश्चिम बंगाल में, असम में सांप्रदायिकता का नंगा नाच कर रहे थे। ये किसी से छुपा नहीं है। क्या सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सलाह दिया, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दिया, क्या सरकार उस बात को अमल करेगी? क्या निर्वाचन आयोग कोई गाइडलाइन स्पेशल तय करेगा? हम अपनी तरफ से मांग करते हैं, बड़ी जनसभाओं पर रोक लगाया जाए। मांग करते हैं, कर क्या रहे हैं आप लोग? निर्वाचन आयोग, आप लोग अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं चंद्रेश जी? इस सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया आपने। मैं खुद इस विषय पर रिट दायर करने का काम करूंगा कि जनसभाओं पर रोक लगाया जाए। यह जनहित। चलिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चंद्रेश जी। ये बात, ये लास्ट में जो आपने बोला ना, ये मुझे अच्छा लगा। बाकी तो एक सवाल मेरा रह ही गया कि कांग्रेस पार्टी अपने लेवल से क्या कर रही है। मांग तो ठीक है, अपनी जगह पर है, सब लोग मांग ही कर रहे हैं, जनता देख रही है कि भाई साहब रैलियां कर रहे हो, जनसभाएं कर रहे हो, ये बीमारी फैला रहे हो, पूरे, है ना, पूरे सिर्फ सूबे की बात नहीं बल्कि पूरे देश को बीमार करने की फिराक में लगी हुई है पार्टियां। 60,000 केसेस पहुंच गए, 60,000 से 1 लाख होने में कितना वक्त लगेगा? तो तैयारियों पर सवाल उठाया जा सकता है। इसलिए तैयारी है या नहीं है, सरकार ने कुछ सीखा या नहीं सीखा, मैकेनिज्म कितना मजबूत है सरकार का, ये है सवाल। मैं लेकिन आता हूं, सुभाषवा के प्रवक्ता इस वक्त हैं ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ हैं। ज्ञानेंद्र जी, एक बात बताएं, आपके जो सबसे बड़े नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, उनको कोरोना लगता है दिखता ही नहीं है, लगे हाथ बीजेपी को गाली देने में लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी को गाली देने में लगे हुए हैं, पूरा वो चुनावी, है ना, चुनावी प्रचार को पूरी तरह से अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोरोना पर एक शब्द नहीं बोलते।
चंद्रेश जी कह रहे थे ना कि मुद्दा हमारा जो है जनहित में है मुद्दा चंद्रेश जी, लेकिन बिल्कुल सियासी मुद्दा है, इसलिए कि पॉलिटिक्स जो इस वक्त चल रही है चुनाव से पहले, वो भी कोरोना के वक्त में, वो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए मैं इस मुद्दे को रखा कि जनता समझे कि आप लोग कर क्या रहे हैं। बताइए सर। गौरी शंकर भैया, हमारी जो रैलियां हैं उनकी संख्या घटा दी गई है, दिन में एक रैली हो रही है। आप भाजपा से एक रैली हो रही है, एक रैली दिन में डेली एक रैली होती है, मतलब आप लोग एक रैली दिन में हो रही है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, आप आगे सुनिए ना। ठीक है। भाजपा की परसों आपने देखी एक साथ 7 जगह पर रैलियां थी, कल आपने देखी एक साथ 10 जगह पर रैलियां थी, परसों से एक दिन पहले खुद मंत्री सारे जितने थे सारे एक साथ करीब 8-9 जगहों से संबोधित कर रहे थे। कितनी रैलियां हुई पिछले 3 दिनों में? 27 रैलियां। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, चुनाव आयोग बाध्य है आर्टिकल 324 के तहत वो चुनाव करवाएगा ही करवाएगा जब तक कि प्रधानमंत्री जी इसमें आगे बढ़ के उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियों के साथ सर्वदलीय बैठक नहीं करते हैं और लोकसभा में कोई कानून इस तरह का नहीं बनाते हैं। अन्यथा धारा 355 या धारा 356 तभी लगाई जा सकती है जब आंतरिक विद्रोह या अशांति का खतरा हो, जैसा कि मुझे लगता है भाजपा अपने ऊपर लेना नहीं चाहेगी कि राष्ट्रपति शासन लगा के चुनावों को रोका जाए। तीसरी चीज, चुनाव आयोग यहां आया, क्या उसे नहीं दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे कोरोना केस बढ़ रहे हैं? अभी 2-3 दिन पहले, चलिए मैं मान लेता हूं, वो उसने 2 तारीख को मीटिंग की और आज 50-60 हजार केस हुए, लेकिन आज की डेट में भी शाम को बैठ के वो ये तो कह सकता है कि हम रैलियों पर रोक लगाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग तो खैर रैलियों पर रोक तभी लगा पाएगा जब एक बार अधिसूचना जारी होगी। थोड़ा सा ट्रैक से बाहर जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर दुनिया भर की बात करते हैं, अभी दुनिया भर की बात कर रहे हो अभी, है ना, तमाम धाराएं और बता रहे हो मुझे। एक बात बताइए, लेकिन साथ में कह रहे हो कि हम लोग एक रैली करते हैं, साथ में आप जोड़ भी रहे हो कि देखिए भाजपा कितना कर रही है, समाजवादी पार्टी कितना कर रही है, कांग्रेस कितना कर रही है। मुझे उसमें नहीं जाना है भाई साहब, खेल चल रहा है तो मैं बाहर जाके थोड़ी बैठ जाऊंगा मैदान से, अगर मैं भी खिलाड़ी हूं तो। यही तो बात है ना, यही तो बात है। नहीं, इसके लिए कोई पेश नहीं करना चाहता, हमें बुलाया जाता, हमसे कहा जाता तो हम बिल्कुल रैली करने के लिए मना कर देते, लेकिन हमसे जब पूछे बिना जब सारी पार्टियां कह आई कि रैली हम करनी है, तो इसमें हमारी जैसी छोटी पार्टी क्या करेगी जो 4 विधायकों की पार्टी है, ठीक है, जिनके 2-2 विधायक है, वो लोग कह आए वहां जाके। ये आप सही बात कर रहे हैं कि ज्ञानेंद्र की पार्टी क्या करे जब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, रैलियों पर जनसभाओं पर रोक नहीं लगा पा रही। बात तो बताइए, आज प्रधानमंत्री जी खुद रैली नहीं कर रहे थे, घूम रहे थे। मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं, पिछले साल बंगाल में जो दूसरी लहर जस्ट शुरू होने वाली थी, दूसरी लहर का सबसे बड़ा कारण बंगाल में जो चुनाव प्रचार हुए, उत्तर प्रदेश में जो त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे थे जिसमें करीब 700 शिक्षकों की मौत हुई, उसका तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अच्छा, और आज तक ये भी नहीं बता पाए कि शिक्षक कितने मरे, कैसे मरे, पलायन के दौरान कौन मरा। अब बताएंगे ज्ञानेंद्र जी, सबको बताना होगा, सबको बताना होगा। मैं देखिए बार बार यही तो कह रहा हूं, ये जिन्नावाद, परिवारवाद, नहीं, माफियावाद, है ना, कैशवाद, जिन्नावाद कौन फैला रहा है? सुनिए तो, भाजपा फैला रही है। सुनिए तो, रोज भाजपा तो भाई साहब, कोई विधायक मंत्री जिन्नावाद ले आता है। सुनिए ना, धार्मिक विरासत को बचाना है, ये है ना, तमाम तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन जनता अब इंटरेस्ट ले रही है कि भाई ये सब अपने साइड में रखो, मुझे कोरोना पे आप लोगों का क्या स्टैंड है क्लियर कीजिए। मैं जा रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं अरविंद विद्रोही जी। विद्रोही साहब, क्या विकल्प है सर? ये लोग बच रहे हैं, इसकी टोपी उसके सिर से टोपी निकाल के दूसरे के, है ना, दूसरे के पल्ले बांधना चाह रहे हैं, लेकिन विकल्प क्या है, क्या किया जाना चाहिए? संवैधानिक जो जरूरत है, जो एक तरह से मैंडेटरी चीजें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए फिर भी कुछ ना कुछ विकल्प तो होगा पार्टियों के पास। देखिए, पार्टियों के पास कोई विकल्प नहीं है। पार्टियों के पास सिर्फ यह है कि किस तरह सत्ता को प्राप्ति किया जाए। लोकतंत्र का मजाक बना दिया है 1.5-2 साल में। जब पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्य में चुनाव हो रहा था, यहाँ भी पंचायत चुनाव 1 साल बाद कराया गया, तो किसी ने यहाँ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने की बात नहीं कही थी। बंगाल चुनाव का विरोध होता था और कहा जाता था उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव कराए जाएं। पंचायत चुनाव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भाजपा हार जाएगी। न भाजपा की जीत की कोई मतलब है मेरे लिए, न भाजपा की हार से, न अखिलेश जी की जीत हार से। मतलब केवल ये है कि अगर लोकतंत्र जनता के लिए है तो इस वैश्विक महामारी के दौर में लोगों को पढ़ना चाहिए
चाहिए कि कितने राष्ट्रों में कितने तरह के चुनाव रद्द किए गए हैं, टाले बिल्कुल गए सर, हैं। बिल्कुल सर। एक दिन का सदन बुलाइए और कह दीजिए हम नया कानून बनाते हैं, जब तक वैश्विक महामारी का प्रकोप नहीं खत्म होगा हमको कोई चुनाव नहीं कराना है। आम जनजीवन को बंद करने से बढ़िया है कि लोकतंत्र में चुनाव को बंद कर दिया जाए। हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए, हमें चुनाव को आप बंद कर दीजिए। लोग रोजगार करते रहे, मास्क बांध करके घूमते रहे, रैली में 10,000, 20,000, 50,000 आदमी इकट्ठा करके आप लोगों ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी बलि लेने का मन इन लोगों ने बना लिया है, जबकि राजनीतिक नेताओं के परिजन भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए यही बात है ना, इसी बात की चिंता पिछले, मैं एक मिनट सर, एक मिनट मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद। इसी बात की चिंता मुझे लगता है पार्टियों को ना हो, लेकिन मीडिया में हमारे पत्रकार भाई सब जो है लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। 3-4 दिन से हल्ला मचा रहे हैं, शोर कर रहे हैं कि भाई साहब जनसभाएं रहने दो, पार्टियां रहने दो, रैलियां रहने दो। ये जो कोरोना लगातार बढ़ रहा है, क्या करोगे इसका? ये करते करते देखते देखते देखिए 60,000 तक पहुंच गया मामला। और मुझे याद है पिछली दफा के अगर आंकड़े देखें विद्रोही जी, अरे कैसे 50,000 से ना 5 लाख पहुंच गया, पता तक नहीं चला, और कैसे लोग मर रहे थे। लेकिन एक अच्छी बात है कि इस बार मैकेनिज्म क्या तैयार है, सरकार ने पिछली दफा से कुछ सबक लिया, उसके बाद मैकेनिज्म तैयार है। क्या हमारी मशीनरी पूरी तरह से रेडी है कि सब कुछ, सारी चुनौतियों को देख लेंगे, चुनाव भी करा लेंगे, हम लोगों को बचा भी लेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हम आते हैं, इस पर और चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। हाजिर होते हैं। – 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH खुद ही को आजमाया है, तुझे अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। शिव के साथ श्रमिक की पूजा, गरीब का बेटा दिला रहा हर गरीब को सम्मान। घर, गैस, नल, बिजली, बीमा जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं से बन रहा देश के लाखों करोड़ों श्रमिकों का जीवन आसान। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से आइए बनाएं एक नया उत्तर प्रदेश। सोच ईमानदार, काम दमदार। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान, 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे, 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर, 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। क्या कमाल है। निरंतर शोध, अति उत्तम क्वालिटी, बहुत बढ़िया, और इसका स्वाद आपके व्यंजनों को
और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। में भी डबल इंजन की सरकार लगातार जनता के साथ खड़ी रही और उत्तराखंड में प्रति 10 लाख की आबादी पर 60.22% लोगों की कोरोना जांच की गई। इतना ही नहीं, गरीबों के घर समय पर राशन पहुंचता रहे, इसका भी ध्यान रखा गया। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक परिवार को कैशलेस अथवा निःशुल्क उपचार का लाभ मिल रहा है। इतना ही नहीं, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के माध्यम से राज्य के सभी परिवारों को उपचार के दौरान अस्पतालों में भर्ती होने पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार संचालित किया जा रहा है। इस महामारी में हमारे वॉरियर्स ने एक अहम हिस्सा निभाया, जिसके विस्तार के लिए 1823 स्वास्थ्य कर्मियों के पद पर नियुक्तियां भी की गई। केंद्र की मोदी और राज्य की धामी सरकार ने सूबे में चल रही 108 एम्बुलेंस सेवा को लेकर भी कई फैसले लिए हैं। डबल इंजन की राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के माध्यम से पेंशनर्स एवं आश्रितों के लिए भी बेहतर उपचार के लिए संचालित किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में रहा है और आपातकालीन सेवा में 132 नई एम्बुलेंस के सम्मिलित होने से मरीजों को स्वास्थ्य सेवा का त्वरित लाभ मिला है। एडवांस और बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त ये एम्बुलेंस खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित हुई है। उत्तराखंड में 108 सेवा की एम्बुलेंस अब गंभीर मरीजों को सीधे हायर सेंटर पहुंचाती है। राज्य सरकार ने जिले के बॉर्डर पर एम्बुलेंस बदलने के नियम में बदलाव करते हुए इंटर फैसिलिटी ट्रांसफर एम्बुलेंस सुविधा शुरू की और राज्य भर में 108 सेवा के तहत 30 इंटर फैसिलिटी ट्रांसफर एम्बुलेंस तैनात की, जो मरीजों को सीधे हायर सेंटर पहुंचाती है। धामी सरकार ने बीते दिनों एक और बड़ा फैसला किया है। उत्तराखंड में अगर किसी मरीज को कॉल के बावजूद 108 सेवा की एम्बुलेंस नहीं मिलती, तो उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए प्राइवेट वाहन से निःशुल्क अस्पताल पहुंचने की सुविधा मिलेगी। राज्य में एम्बुलेंस सेवा को व्यवस्थित करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। प्रदेश में कुल 360 से अधिक एम्बुलेंस हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवा एक लाइफलाइन की तरह है। एक तरफ पूरा विश्व कोरोना की लड़ाई लड़ रहा था और हमारी डबल इंजन की उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए डटी हुई थी और जनता के बीच ढाल बनकर खड़ी रही, क्योंकि उत्तराखंड वासियों की सुरक्षा करना धामी सरकार की प्राथमिकता है। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि चुनाव है, तो चुनाव से पहले खूब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लोग अपने मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं या कई ऐसी बातें हैं जिस पर सभी पार्टियों को लगता है कि अब उसी पर वो जीत पाएगा, लेकिन यहाँ तो मामला पूरी तरह से उलट चुका है। कोरोना बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान हैं, लोग डरे हुए हैं कि कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, क्या इसकी रफ्तार और तेज होगी, और इसी बीच में चुनाव भी होना है। पार्टियों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। पार्टियों को भी समझ में नहीं आ रही कि करना क्या चाहिए, लेकिन विकल्प बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा विकल्प तो यही है कि नैतिकता की बात करने वाली तमाम पार्टियां इस वक्त उसके पास सामाजिक नैतिकता निभाने का एक बड़ा मौका है। कैसे वो निभा पाएगी? कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। चलते हैं आर के मिश्रा जी के पास। आर के जी, जानना बहुत ही जरूरी है सर, बहुत ही जरूरी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार का मैकेनिज्म तैयार नहीं है। जो चीजें दिख रही हैं उससे लग तो रहा है कि सरकार का मैकेनिज्म तैयार है, सरकार इस चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है। इसके बावजूद एक बात तो तय है ना कि मैकेनिज्म तैयार होने के बाद भी, मशीनरी तैयार होने के बाद भी कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है।
लोग जो पार्टियों का जो आरोप प्रत्यारोप है उसमें किसी तरह की कमी नहीं हो रही है। परिवारवाद पर आप लोग हमलावर हैं, कैशवाद पर हमलावर हैं, आप लोग जिन्नावाद पर हमलावर हैं, लेकिन कोरोना के मसले को लेकर खुलकर कोई भी, मैं तो कह रहा हूं कि किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता खुलकर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। स्टैंड लेकिन पता होना चाहिए आर के मिश्रा जी। बिल्कुल बिल्कुल गौरी शंकर जी, मैं इस चीज से सहमत हूं, जो कि पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। खास करके जब हमने सेकंड हमारा जब वेव हुआ था महामारी का, तो हम लोग पूरी तरह से मानसिक, उसके बाद की जो घटनाएं हैं, उसके बाद का जो विषय आया, डिबेट ओपन है, कोई भी कहीं काउंटर कर सकता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मायने में हम काफी मजबूत हैं, जो इसमें कोई दो मत नहीं है। जहां तक बात है संक्रमण के दर की, तो जो संक्रमण का दर है वो अगर वैज्ञानिक तरीके से अगर देख रहे हैं, तो जो हमने सेकेंड वेव में हमने देखा था कि 15 से 20% आगे जी को बात पूरी करने दें। नहीं, आज का जो संक्रमण है वो 2 से 4% हॉस्पिटलाइजेशन का है, लेकिन फिर भी अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर बात करें तो कम से कम आइसोलेशन बेड अभी पूरे देश में 18 लाख के लगभग है। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड कम से कम 5 लाख से ऊपर है। आईसीयू बेड कम से कम 1.5 लाख से ऊपर है। आईसीयू और नॉन आईसीयू ज्ञानेंद्र जी, चंद्र जी, थोड़ा सा रुके। अगर आंकड़ों की जानकारी दे रहे हैं आर के मिश्रा जी, सुनिए क्या इस तरह की व्यवस्था है, फिर से बोलिए आर के मिश्रा जी, फिर से बोलिए, जानना बेहद ही जरूरी है। बिल्कुल आइसोलेशन बेड्स जो है अभी हमारे देश में कम से कम 18 लाख से ऊपर का है। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स जो है वो 5 लाख से ऊपर है। आईसीयू बेड्स जो है 1.5 लाख से ऊपर है। आईसीयू प्लस नॉन आईसीयू बेड जो बच्चों के लिए है वो 90,000 1 लाख से ऊपर है। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जो वर्किंग कर रही है वो कम से कम 3,000 से ऊपर वर्किंग कर रही है। मैं आपको बता दूं, शारीरिक और मानसिक तरीके से सरकार पूरी तरह से हाथ अभी विद्रोही जी उठाए हुए हैं, एक मिनट, हाथ अभी विद्रोही जी उठाए हुए हैं, शौकत अली जी उठाए हुए हैं, पहले विद्रोही जी को लेंगे, पहले आर के मिश्रा की बात पूरी होने दीजिए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अब हम पूरी तरह से सशक्त हैं, भले ही संक्रमण की दर कुछ भी रही हो। अब आते हैं चुनाव के ऊपर में। अगर चुनाव के ऊपर की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर जहां तक महीने, 2 महीने, 3 महीने अगर चुनाव चल सकता है तो संवैधानिक तरीके से अगर चुनाव आयोग टालना चाहे बिल्कुल टाले उस चीज को। और जहां पर रैली की बात है, जहां पर रैली की बात है उसको अगर मैं कहता हूं सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो ट्विटर के थ्रू, चाहे आप देखें जो कि विजुअल अगर आप रैली करें वो बेहतर है, न कि आप फिजिकली अगर कोई रैली करें उसमें वो सबसे पहले। क्या कह रहे हैं विद्रोही साहब? विद्रोही साहब बात रखिए अपनी, विद्रोही साहब बात रखिए अपनी। गौरी शंकर जी, अभी जो भाजपा के साथी ने आंकड़े बताए, अगर उसको बिल्कुल 100% उस पर यकीन किया जाए तो मेरा सवाल ये उठता है कि जब WHO से लेके हम सारे लोग ये जानते हैं कि संक्रमण बढ़ रहा है, दिल्ली में हमने देखा 3 गुना हो गया, उत्तर प्रदेश में भी लगातार बढ़ता जा रहा है 3, और ये मल्टीप्लाई करता है, तो हम कब हम रैली, आनंद की जमावड़ा, शादी में कम लोग आए, तैयार जनता, अर्थी उठाने, दाह संस्कार करने 20 लोग जाएं, ये भी हम मान रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की रैलियां हो, इस पर मेरी आपत्ति है कि लोकतंत्र के नाम पर सत्ता प्राप्ति का आप मत करिए। मैं इस बात से सहमत हूँ विद्रोही जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि सारे नियम कानून जनता के लिए लागू हो जाते हैं और राजनीतिक पार्टियों के लिए क्यों नहीं। शौकत अली जी क्या कहना चाह रहे हैं? गौरी जी बोलिए। गौरी जी, भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने बड़े आंकड़े गिनाए, मैं बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहा था उनके आंकड़ों को। अपने मित्र से एक बात पूछना चाहूंगा, महाराज सिर्फ हमको इतना बताने का काम करिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस आपके मास्क का चालान करती, वो कितने रुपए का है? मैं बड़ी धैर्यपूर्वक सुन रहा हूं, तो जब ये गौरी शंकर जी मुझे जवाब दे देंगे तो मैं आगे की बात पूरी करूंगा। महाराज बताने का। गौरी शंकर जी जवाब दूं इनका? बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ, ये अभी तो चालान की बात कर रहे हैं। देखिए, सामाजिक जिम्मेदारी भी एक चीज होती है। मैं यही सुनना चाह रहा था। जब आपने प्रश्न किया तो मैं आपको जवाब दूंगा। मैंने आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुना।
खैर से सुनिए, सवाल आप पूछ रहे थे शौकत अली जी, जवाब सुनिए, खैर से सुनिए उस चीज को। आरके मिश्रा जी का जवाब सुनिए। आप गौरी शंकर जी पूरी बात मैं बता दूं, उसके बाद मैं मिश्रा जी की आपने सारी कहा बातें सुन चालान की लूंगा। बात, मैं कह रहा हूं आपको सरकार अगर अरे चालान सुन अगर लीजिए कह रही है और सख्ती से उसका पालन करने की कोशिश कर रही है तो मेरी महाराज यही तो विषय था। मैं इसी आपके सुन लीजिए, आपकी बड़ी अच्छी बात है, आपकी भी समझ में आएगी और उत्तर प्रदेश सरकार को भी समझ में आएगी, आम जनमानस को भी समझ में आएगी, मुझे भी समझ में आएगी, गौरी शंकर जी को भी समझ में आएगी। मिश्रा जी राजनीतिक भाषण मत दीजिए, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी। शौकत जी क्यों परेशान हो रहे हैं? मिश्रा जी बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, सुनने का प्रयास तो करिए थोड़ा सा, थोड़ा धैर्य रखिए। गौरी शंकर जी, मास्क की कीमत मात्र 10 रुपए है। इन्होंने बताया ऑक्सीजन इतना उपलब्ध करा लिया, बेड इतने उपलब्ध करा लिया, फलानी चीजें इतना उपलब्ध करा ली, दिमागी चीजें इतना उपलब्ध करा ली। 10 रुपए का मास्क है जो सरकार उपलब्ध नहीं करा पाती, 500 रुपए का चालान करती है। आपको पता है गौरी शंकर जी? गौरी शंकर जी, एक ऐड आ रहा है आजकल, फर्क साफ है। महाराज पत्रकार जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अरविंद जी बहुत अच्छे जानते हैं वो ऐड देने में कितना खर्च आता है। 10 रुपए का मास्क उपलब्ध नहीं करा रही, करोड़ों रुपए का ऐड देने का काम कर रही सरकार, मास्क उपलब्ध नहीं करा पा रही और ऑक्सीजन देने की बात कर रही। यही बात हम लोग पूछना चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जनमानस को जो सरकार मास्क ना उपलब्ध करा पाए उससे हम क्या उम्मीदें लगाएंगे? हम ये कह रहे हैं वो ऐड मत दीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा है, मत बताइए सरकार की उपलब्धियां, पिछली सरकारों की उपलब्धियां, कुछ मत बताइए। उत्तर प्रदेश की जनता को 10 रुपए का मास्क उपलब्ध करा दिए जिससे उत्तर प्रदेश की जनता पे डाका ना पड़े, आपकी पुलिस चालान करके वसूली ना करे। उत्तर प्रदेश की जनता को महसूस होगा कि हां हमारी सरकार ने कुछ काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता को 10 रुपए का जो सरकार मास्क ना उपलब्ध कराए उसकी हम बातों पे कैसे यकीन कर लें? गौरी शंकर जी जो ये कह रहे हैं हमारे पास बेड उपलब्ध है, हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है, हमारे पास हॉस्पिटल उपलब्ध है। महाराज मैं तो सिर्फ एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के आम जनमानस को, देश के आम जनमानस को सरकारें 10 रुपए का मास्क उपलब्ध नहीं करा पाई और बड़े बड़े दावे करने का काम कर रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आप ऐड देते हैं सरकार को, अखबारों को, वो करोड़ों रुपए के हैं, उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा है, मत दीजिए वो। आप सिर्फ 10 रुपए का मास्क उपलब्ध कराने का काम करिए, उत्तर प्रदेश की जनता आपको धन्यवाद करने का काम करेगी। लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूं शौकत अली जी, मैं बड़ा हैरान होता हूं, आरके मिश्रा जी की बातों पर भी हैरान होता हूं, आपकी बातों पर भी हैरान होता हूं। हैरान इसलिए हो रहा हूं कि 60,000 केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अभी भी ऐसा लग रहा है कि सियासी फंदेबाजी इतनी चल रही है कोरोना के टाइम में भी। मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या फिर सुभाषपा हो या फिर कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी को मिलकर के एक मुझे बड़ी अच्छी बात किसी ने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि सर्वदलीय बैठक कर लीजिए ना, सभी पार्टियों से मिल बैठ करके बात कर लें क्या करना है नहीं करना है। इतना बेहतरीन सुझाव था। अच्छा एक बात बताइए, ये तो मुख्यमंत्री आरके मिश्रा जी, सर्वदलीय बैठक का विकल्प कैसा लग रहा है आपको? मैं इसके बाद विद्रोही से पूछूंगा कि विकल्प कितना बेहतरीन हो सकता है, बताइए सर जरा। गौरी शंकर जी, जब अभी चंद्रेश जी कह रहे थे सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, खास करके चैनलों पर बैठ करके ये बातें बहुत अच्छी लगती है। हाँ। लेकिन जब हमारा मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र से पहले जब सर्वदलीय बैठक होती है तो आप वहां का नजारा देख सकते हैं। जो सर्वदलीय बैठक के बाद किस तरह से सत्र का दिया जाता है, अलग अलग चीजों पर चर्चाएं होती है, वो किस सत्र में किस चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है वो अलग बात होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप सर्वदलीय बैठक केवल रैली को लेके बुला लीजिए, कोरोना को लेके बुला लीजिए, तब मैं देखता हूं कितने लोग नहीं आते हैं, सारी पार्टियां आने को तैयार है। लेकिन आपने क्या अपनी रैलियां कम की है पिछले 1 साल में, पिछले 6 महीने में? आपकी रैलियों की संख्या तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, स्टार प्रचारक उतारे जा रहे हैं, आपके सारे केंद्रीय मंत्री, सारे राज्य मंत्री उसमें लगे हुए हैं। एक ही दिन में 8-8 जगहों पर लाखों लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। मैंने तो ये कहा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा मैंने, जो रैलियों के ऊपर में रोक लगनी चाहिए। सभी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं यहाँ पर, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने रैली को लेकर के आगे बढ़िए। यही तो बात है ना, यही बात है कि जिम्मेदारी के साथ अब कहना ही पड़ेगा, अब कहना ही पड़ेगा। मैं चंद्रेश से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। चंद्रेश, मुझे थोड़ा सा बताएं कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से पहले बहुत एक्टिव थी उत्तर प्रदेश में, फिर कोरोना का मामला आया, फिर कई तरह की चीज़ें रद्द करनी पड़ रही हैं कांग्रेस पार्टी को, आप लोग को नहीं लगता एक तो ऐसे ही आप लोग बड़ा मुश्किल से वहाँ पर खड़ा करने की कोशिश किए थे
और कोरोना में जो थोड़ी बहुत मेहनत हो रही थी कोरोना की वजह से वही मेहनत बेकार हो गया। एक कहावत है ना कि सिर मुड़ाते ही, है ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, कुछ ऐसा नहीं है। कोरोना जी जी, इस देश में बहुत कहानियों का हमने इतिहास पढ़ा है। रावण भी कहता था कि ये वनवासी क्या करेंगे, दुर्योधन भी पांडवों को देखकर हंसता था। ये हंसने, कहानियां, जोक, जुमले बहुत इतिहास में हमने पढ़े हैं, और कहानी और जुमलों का क्या हश्र हुआ है वो सबने देखा है। रावण की लंका जल गई तो भाजपा का साम्राज्य कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। और सुनिए मेरी बात, मैं आपके माध्यम से जॉन रॉल्स का एक न्याय सिद्धांत आपके सामने रखना चाहता हूँ। रॉल्स ने एक सिद्धांत दिया, अज्ञानता से पर्दा। उसने कहा कि क्या सरकार में हम होते हुए ऐसी नीति और योजनाएं बना सकते हैं कि भविष्य में उससे लाभ हो या हानि इसकी चिंता किए बिना सबके हित और कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी कोरोना के इस विभीषिका को देखते हुए, इस भयंकर आपदा को देखते हुए ये पहल करेगी, निर्वाचन आयोग को पत्र लिखेगी जो कोविड चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ये नहीं ये बात ठीक कह रहे हैं। मैं विद्रोही जी के पास आता हूँ। विद्रोही जी, विपक्ष को अरविंद सर एक बात बताएं, एक मिनट चंद्रेश, अरविंद सर एक बात बताएं, क्या ऐसा नहीं लगता अरविंद जी कि कई पार्टियों को तो अच्छा लग रहा होगा कि चलो कोरोना आ गया, मेहनत जो हो रही थी, कई लोग तो अंदाजा होगा ना कि हम तो हार जाएंगे, बहाना अब कोरोना पर जाए, कई लोगों के लिए तो अच्छा हो गया, कई लोगों के लिए खराब हो गए। हारने से नहीं होता है जी, हमारे समाज में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए इसका भी संबंध राजनीति से होता है जी। ये बात ध्यान में आप रखिए। अभी तो जो राजनीतिक दल, मैं पहले कहा ना कि जो बिल्कुल जानते हार रहे हैं वो भी चुनाव रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे अगर वो केवल रोकने का कहेंगे तब भी जो है वो जनता के बीच उनकी कुछ स्वीकारता बढ़ेगी। जनता सोचेगी हाँ चलो ये अच्छा बात कर रहे हैं, हमारे हित की बात कर रहे हैं, आगे इनको वोट दिया जाए। तो अभी ऐसा तो कुछ उनका मंतव्य ही नहीं है, वो कर नहीं रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा सुझाव है कि रद्द ये चुनाव रोका जाए और उसके लिए प्रधानमंत्री या निर्वाचन आयोग कोई भी जो है पहल करे। और मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, वो किसी भी दिन, अब जो भयावह स्थिति आ रही है उनको आना चाहिए, अगर वो आ जाए देश के सामने, और 8 बजे 9 बजे 11 बजे कभी भी कहते देश में चुनाव, जब तक वैश्विक महामारी का दौर चलेगा तब तक कोई चुनाव नहीं होगा। हाँ, मतलब जब तक कोरोना करे कि कोई क्या कहेगा कि इन्होंने मनमानी किया, कुछ नहीं, देश में जनता का हित इसी में है कि अभी भारी भीड़ नहीं इकट्ठा हो और राजनीतिक कार्यक्रमों का राजनीतिक कोरोना की जिम्मेदार। क्या लगता है अरविंद जी, क्या लगता है आसान है क्या इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा भी चुनाव के वक्त में इतना बड़ा विल पावर किसी भी पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से दिखाई जाएगी, आसान है क्या अरविंद जी? मेरी तो इच्छा है कि बड़ा विल पावर उठावे। तमाम उन्होंने राजनीतिक फैसले लिए हैं, तमाम नोटबंदी से लेकर के उसके पहले काला धन लाने के लिए तो जनता के नोटबंदी की घोषणा कर सकते हैं, फैसला ले। ताली बजाने की बात कर सकते हैं, इस फैसले का विरोध करेगा प्रधानमंत्री के जनता उसको नकार देगी, मेरा ये मानना है। मतलब बेहतर मौका है। अच्छा आर.के. मिश्रा जी, कई लोगों का ये मानना है, आते हैं आपके पास, कई लोगों का ये मानना, सुनिए तो चंद्रेश जी, कई लोगों का ये मानना है कि कोरोना की वजह से अगर चुनाव को थोड़ा टाल दिया जाए तो इससे बीजेपी को फायदा है, बीजेपी को हर हाल में फायदा है, 2-3 महीने का उसको और बेहतरीन मौका मिल जाएगा रणनीति बनाने में। बाकी जो पार्टियां हैं जिनके अंदर से कैश पकड़े जा रहे हैं, सोने पकड़े जा रहे हैं, उनकी हालत जो है खस्ता हाल हो जाएगा, उनका मतलब उनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी अगर 3-4-5 महीने चुनाव आगे बढ़ा दिए जाते हैं। कहीं इसको अवसर की तरह तो नहीं देखेगी बीजेपी? देखिए गौरी शंकर जी, अरविंद जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, निश्चित तौर पर मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन एक शब्द जैसे अभी इन्होंने कहा जो कि 8-9 बजे प्रधानमंत्री आते हैं और घोषणा कर देते हैं, तो ये देखिए देश जो है ना संविधान से चलता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देश संविधान से चलता है। चुनाव आयोग की मजबूरियां होगी, क्योंकि वो अगर महीने 2 महीने के लिए अगर टाल सकता है, किसी राजनीतिक पार्टी के अनुरोध के ऊपर में या प्रधानमंत्री के अनुरोध के ऊपर में चुनाव आयोग इस संवैधानिक फैसले को
टालने की मतलब लागू करने की कोशिश करेगा, ये मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि ऐसी चीजें किसी के अनुरोध पे नहीं होता, किसी के मन की उपज से नहीं होता, बल्कि कोई भी चीज संवैधानिक। आप टालिए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। अगर चुनाव टल सकता है महीने 2 महीने, जब तक ये संक्रमण का दर कम ना हो तब तक आप टालिए, रैली के ऊपर में रोक लगाइए, बहुत अच्छी बात है। इसकी पहल भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले करेगी। नहीं तो पहल करेगी तो कब करेगी? अब तो देखिए, एक बात जो लोगों का मत है वो भी मैंने बता दिया कि अगर पहल करते हैं तो बीजेपी को फायदा है। क्यों शौकत अली जी, मेरी बात से थोड़ा सा आपको है ना अच्छा नहीं लग रहा होगा शौकत अली की क्या गौरीशंकर जी बात करते हैं कैशवाद और परिवारवाद, जिन्नावाद, कहाँ से शब्द गढ़ते हैं। सवाल मैं शौकत जी से पूछ रहा हूँ, शब्द गढ़ते हैं, पता नहीं। हमें नहीं लगता है कि कोरोना आ जाए, कोरोना ज्यादा बढ़ जाए, आप लोगों के हमले में किसी तरह की कोई कमी होगी? अभी भी स्वर जो आपके हैं, अभी भी जो शब्द आपके हैं बीजेपी के खिलाफ, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कोरोना के लिए 2 मिनट बात करते हैं और 10 मिनट जो है बीजेपी के पीछे पड़ जाते हैं शौकत जी। देखिए गौरी शंकर जी, ये गुस्सा इसलिए है कि सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। गुस्सा इसलिए कि आजकल छापेमारी बढ़ रही है, इसलिए क्या गुस्सा इसलिए बढ़ा है क्या ज्यादा? ये नहीं, छापेमारी से हमें कोई आपत्ति नहीं गौरी शंकर जी, ये रोज छापेमारी करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। छापेमारी होती रहे और 257 करोड़ कैश ऐसे ही बाहर आते रहे, सरकार के खजाना भरता रहे, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी है। सरकार का खजाना भरता रहे, ऐसे ही वहां पर जाकर छापेमारी होती रहे। समाजवादी पार्टी को कोई फर्क कहाँ पड़ रहा है? क्योंकि इन्होंने यही तो राजनीति करी, पैसा नहीं, यही तो राजनीति करी इन्होंने। तो फिर चिंता किस बात की मुझे? नहीं, यही तो राजनीति करी आप लोगों ने। मेरे लोग जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को राजनीतिक संरक्षण दिया, जिस तरह से माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण दिया। अच्छा, मैं गाड़ी लेके चले गए, तो अभी तो पूरी बात भी नहीं की, आप तो गुस्सा गए। शौकत जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन जैनेंद्र जी से एक सवाल मैं बहुत देर से सोच रहा था पूछने के लिए। जैनेंद्र जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा, थोड़ा सा अफसोस नहीं होता, थोड़े पल के लिए भी अफसोस नहीं होता है कि पता नहीं किस पार्टी से गठबंधन कर लिया? जहां छापे पड़ रहे हैं वहीं से सोने चांदी हीरे जवाहरात है ना, नोटों की गड्डियां है ना, देखे ही होंगे किस तरह से निकल रहे थे। उसे देख के तो पूरा है ना, पूरा देश जो है चकित था कि इतना पैसा कहाँ से आया भाई साहब जो है। आप लोगों को हैरान, मतलब थोड़ा सा अफसोस नहीं होता है कि कहाँ गठबंधन कर लिया? जी, आप लोग तो पैसे के लिए तरस रहे हो। नहीं। और समाजवादी पार्टी से रिलेटेड कई लोग देखिए इतने पैसे संपत्ति जमा किए, प्रमाण हो तो उसे प्रस्तुत करने का काम करें। छापा था पीजैन के यहाँ पे ही मारना था छापा, पीजैन के यहाँ ही पड़ा, लेकिन गलती ये हो गई कि जो पीजैन के यहाँ पड़ा वो पंपी जैन या पुष्पराज जैन नहीं थे, वो पीयूष जैन थे। वो भाजपा के ही कन्नौज के जो विधायक पड़ा, ठीक है, वो भाजपा के कन्नौज के विधायक के बहुत करीबी थे। अब क्या कहा जा रहा है कि उनकी 197 करोड़ की पकड़ी गई है, 32 करोड़ का टैक्स लगेगा, 20 करोड़ और दे देंगे, 52 करोड़ रुपया देके उनका 197 करोड़ रुपया एक नंबर बना दिया जाएगा, उनके पास 150 करोड़ बच जाएगा। आज की जो ताजा खबर है वो ये है कि अभी उनसे सोने के बारे में और पूछा जा रहा है कि सोना कहां से आया, क्योंकि सोने की जो सोना जो पकड़ा गया उसके ऊपर दुबई की मोहर लगी हुई है और वो स्विट्जरलैंड से आया है। एक मिनट, ये सब दिन भर हम लोग लिखते रहते हैं कितना सोना पकड़ा है, कितना। मुझे ये बताइए, आप लोग कहते हो ना, दावे करते हो ना कि मेरी पार्टी बहुत ही गरीब है, पैसे के लिए हम लोग मोहताज हैं, 1-2 रुपया हम लोग जोड़ते हैं। इतनी अपार अकूत संपत्ति जिसके साथ आपने गठबंधन किया, उससे रिलेटेड है ना, कनेक्टेड लोगों के यहाँ से निकल रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा नहीं कहाँ फंस गए भाई? राष्ट्रीय प्रवक्ता के छापा मार लिया, क्या मिला? 17,000 रुपए मिले। दूसरी शौकत अली जी, चलिए जैन है जो खुद कारोबारी है, शौकत अली जी लॉन्च किया था, शौकत अली जी क्या मिला? 2 करोड़ रुपया। शौकत अली जी क्लियर कर दीजिए, कागज थमा देंगे आपको कि यहाँ से ये 2 करोड़ रुपया आया। एक मिनट, लेकिन संपत्ति मिली है वो बताइए। सुनिए, सुभाषपा वाले क्यों समाजवादी पार्टी की? शौकत अली जी थोड़ा क्लियर कर दीजिए ताकि कोरोना से लड़ने के लिए। अब बहुत अच्छी बात तो कहे आर के मिश्रा जी, अच्छा तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, कोरोना से लड़ने के लिए सरकार के पैसे आ ही रहे हैं, इस पैसे से मैकेनिज्म को और मजबूत किया जाएगा।
आप एक बात सुनिए। क्या शौकत अली जी, ठीक है ना? फिर शाम को शादियां होती हैं, बिल्कुल, शाम बिल्कुल, की शादी के लिए 100 लोगों का प्रतिबंध है, लेकिन दिन में ही वो रैली की जाती है। भाई साहब, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। शौकत जी को बात पूरी करें। शौकत जी बोलिए। ये चलने वाला नहीं है खेल ज्यादा दिन, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत कुछ समझ रही है। कोई एक प्रमाण नहीं निकला उसका सदस्य होने का, फिर भी तमाम चैनलों पे चिल्ला कहा गया। सर, ये बात सिर्फ आप ही लोग कह रहे हैं, पूरी मीडिया में, पूरे अखबार में साफ मोटे अक्षर में लिखा हुआ है कि जहां छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, सारे लोग जो है किसी न किसी तरीके से समाजवादी पार्टी से कनेक्टेड हैं। गलत है क्या सर? हम लोग गलत खबर थोड़ा ही छाप रहे हैं सर। बताइए, मैं पीयूष जैन की बात क्या अरविंद विद्रोही जी क्यों बात कर रहे हो? बाकी क्या 1 रुपए निकला क्या? अरविंद विद्रोही जी, क्या हम लोग गलत खबर छाप रहे हैं क्या? उनके 1 रुपए निकला क्या? और एक आदमी का नाम बताइए, पीयूष जैन, जिसके यहाँ करोड़ों रुपए निकला, वो समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं। कम से कम इतना तो उत्तर प्रदेश की जनता को। बिल्कुल सही बात है, महानाली का दावा करो। अरे आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, उम्मीद करता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता इसके लिए शिकायत की रही है। आप देख सकते हैं। चलिए सर, समय खत्म हो गया। बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, बहुत ही दिलचस्प चर्चा। कुछ और सवाल रह गए, बहुत सारे सवाल पूछना था, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हम सभी के पास, ठीक है, चुनाव के वक्त में खूब एक दूसरे पर हमले करते हैं, लेकिन अभी कोरोना के वक्त में जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, हम सभी को एक साथ एक मंच पर खड़े होकर इसे हराने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ चलना होगा। तमाम मेहमान यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार। – 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो, खींचा चला आए MBH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MBH। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान, 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे, 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर, 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दो। फर्क साफ है। भाटिया जी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया। वाह, अब आया स्वाद। बिल्कुल अब आया असली स्वाद। MBH चंकी चाट मसाला, लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले सच सच MBH। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी ज़रूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके
ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी चाबी भंगड़ा तां सजदा जद नचे मुंडे दी भाभी। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे चने भंगड़ा तां सजदा जद नचदे सारे जने। चने का असली स्वाद MDH चना मसाला। असली मसाले सच सच MDH। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा, गोल्डे किचन किंग मसाला, जहां जाए रिश्ते बनाए। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और कपिला पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर बोले सीएम योगी। पंजाब में है अराजकता का माहौल। कांग्रेस और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को देश से मांगना चाहिए माफी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर बोले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। सड़क मार्ग से यात्रा करने की योजना आखिरी समय में बनाई गई। बढ़ते कोरोना के केस के बाद सीएम योगी का निर्देश, 16 जनवरी तक यूपी में 10वीं तक के स्कूल बंद। 11वीं और 12वीं के बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाए। धामी कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन 1200 से बढ़कर हुआ 1500। शिक्षा मित्रों की सैलरी 15,000 से बढ़ाकर हुई 20,000। झारखंड में सिमडेगा में मॉब लिंचिंग। गांव के लोगों ने लकड़हारे को जिंदा जलाया। पति को छोड़ने के लिए लगाती रही गुहार, भीड़ ने एक नहीं सुनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए निर्देश जारी किए हैं। 16 जनवरी तक यूपी में 10वीं तक के स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया है। तो वहीं